नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मण। पटना के कुम्हरार के बापू परीक्षा केंद्र में ली गई 17वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद 4 जनवरी को बीपीएससी की 17वीं पीटी की परीक्षा होगी। 22 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा कराई जाएगी, जिसके लिए काफी तगड़ी व्यवस्था की गई है। हंगामा, सवालात और सियासत के बीच पटना के बापू एग्जाम सेंटर की रद्द हुई परीक्षा का री एग्जाम शनिवार यानी 4 जनवरी को होने जा रहा है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने काफी कड़ी व्यवस्था की है। 12,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलाने के लिए 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के पास पुलिस और सशस्त्र बलों की तैनाती रहेगी। 24 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 22 जोनल मजिस्ट्रेट और 7 उड़नदस्ता की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्र परिसर में किसी भी हालत में असामाजिक तत्व नहीं जुटे, इसका ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्र परिसर के आसपास धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगा। परीक्षा के दौरान आयोग कार्यालय और जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम पूरी तरह एक्टिव रहेगा। किसी तरह की गड़बड़ी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सेंटर पर अभ्यर्थियों के पहुंचने को लेकर भी खास निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर सुबह 9:30 से परीक्षार्थियों का प्रवेश होगा। 11 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा 12 से 2 बजे के बीच होगी। इस बीच कोई भी परीक्षार्थी और वीक्षक कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। परीक्षा के दौरान केंद्राधीक्षक के अलावा किसी को भी मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं होगी। 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी। इस दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रश्न पत्र बांटने में देरी हुई और पेपर लीक था। परीक्षा में अनियमितता का आरोप भी लगाया गया। हालांकि बीपीएससी ने पेपर लीक से इनकार किया, लेकिन बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की गई, जिसको दोबारा 4 जनवरी को कराया जा रहा है। हालांकि दूसरी ओर कुछ छात्र पूरी परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना से एक बड़ी खबर, बीपीएससी 17वीं पीटी री एग्जाम से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सिर्फ 7,000 अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। कुल 12,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था। कल एक पाली में आयोजित होगा री एग्जाम। परीक्षा रद्द होने के बाद दोबारा एडमिट कार्ड किया जाएगा जारी। और देखिए, पटना में बनाए गए हैं कुल 22 परीक्षा केंद्र, यानी कि परीक्षा रद्द होने के बाद से केवल एक सेंटर के जो परीक्षार्थी थे उनको दोबारा से एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। तो दोबारा से एडमिट कार्ड जारी किया गया इनके लिए। और देखिए, पटना में बनाए गए हैं कुल 22 परीक्षा केंद्र। 13 दिसंबर को आयोजित हुई थी पीटी परीक्षा। बापू परीक्षा केंद्र पर 12,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और हंगामे के बाद बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द हुई थी और यही परीक्षा कल यानी कि 4 तारीख को आयोजित होने जा रही है। इसके लिए अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। देखिए, यहाँ पर 12,000 अभ्यर्थी थे, लेकिन इस बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वालों की संख्या घट गई है, यानी कि सिर्फ 7,000 अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। पिछले 13 दिसंबर को पटना के बापू भवन परीक्षा केंद्र पर आयोजित बीपीएससी पीटी एग्जाम को आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया था और अब ये परीक्षा कल यानी कि 4 जनवरी को पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर फिर से आयोजित हो रही है। अब देखिए, इस परीक्षा केंद्र को लेकर पटना जिला प्रशासन और बिहार लोक सेवा आयोग ने फुल प्रूफ अरेंजमेंट का दावा किया है। हर परीक्षा केंद्र पर 2-2 मजिस्ट्रेट के अलावा भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। परीक्षार्थियों को सुबह 9:30 से परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी, लेकिन 11 बजे के बाद किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और देखिए, पटना जिला प्रशासन ने दावा किया है कि हर परीक्षा केंद्र पर पहली नजर बनी हुई है। और आपको बताते चलें कि पटना के एक ऐसे ही परीक्षा केंद्र का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। पिछले 13 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा ली गई थी और पटना के बापू भवन परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब यह परीक्षा पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर कल आयोजित होगी और
इस परीक्षा को लेकर जो 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यह तस्वीर देखिए किस तरीके से एक जो परीक्षा केंद्र है वहां पर रोल नंबर वाइज सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो किया गया है। पटना जिला प्रशासन की देखरेख में यह परीक्षा जो है वह आयोजित की जाएगी और 24 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 22 जोनल मजिस्ट्रेट और 7 उड़नदस्ता का गठन किया गया है। परीक्षा केंद्र पर सुबह 9:30 बजे से परीक्षार्थियों का प्रवेश जो है वो शुरू हो जाएगा और अंतिम प्रवेश 11 बजे तक ही रहेगा। और जो 22 परीक्षा केंद्र है वहां पर 12 बजे से 2 बजे के बीच कोई भी परीक्षार्थी और वीक्षक कमरे के बाहर नहीं निकलेंगे। परीक्षा अवधि में केंद्राधीक्षक के अलावा किसी कर्मी के पास मोबाइल फोन रखने की अनुमति नहीं होगी। अच्छा, ये कौन सा सेंटर है? ये कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला ये सेंटर है। यहाँ 528 कैंडिडेट का परीक्षा होगा। जो बापू सभागार में कैंसिल हुआ था उसको पुनर्परीक्षा ली जा रही है और इस सेंटर पर 528 कैंडिडेट का है और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है सीटिंग प्लान से लेकर के। और लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में भी एडीएम साहब खुद उसकी निगरानी रख रहे हैं। 2 एडीएम को यहाँ प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रशासन के द्वारा भी आज सारे एडीएम साहब, डीएसपी साहब भी आए थे और देख के संतुष्ट हुए हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था। इस रूम में कितने लोग हैं? इसमें आपका 36 बच्चे 36 बच्चे हैं। टोटल कितने रूम में आपके यहाँ परीक्षा? हमारे यहाँ 15 रूम में परीक्षा हो रहे हैं। 15 रूम में। तो आपने इसका नाम अपना नाम? कमलेश कुमार, सहायक केंद्राधीक्षक हैं। और आपने सुना कि 15 क्लासरूम बताया आपने, वहां पर एक रूम में 36 रहेंगे स्टूडेंट। तो एग्जामिनी किस तरीके से एग्जाम देंगे इसकी फुल प्रूफ व्यवस्था, फुल प्रूफ अरेंजमेंट है। और बिल्कुल पटना जिला प्रशासन ने आगाह किया है कि किसी भी सूरत में इस बार जो मिसमैनेजमेंट हुआ था बापू भवन परीक्षा केंद्र पर उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और परीक्षा इस तरीके से ली जाएगी। जो परीक्षार्थी पहुंचे हैं उनका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था बापू परीक्षा केंद्र का वो भी भूल जाएंगे और इंतजाम फुल प्रूफ रहेंगे। और व्यवस्था आप देख सकते हैं हर सीट पर 2 एग्जामिनी का रोल नंबर जो है वो दिया हुआ है और 36 लोग एक क्लासरूम में रहेंगे। और बिल्कुल अब कल जो है व्यवस्था होगी 9:30 बजे से परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच जाएंगे और फिर वो परीक्षा में जो है वो शरीक होंगे और दिन भर पटना जिला प्रशासन की नजर इस परीक्षा केंद्र पर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर से बात करने प्रशासन की टीम पहुंची। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इन्हीं बच्चों के वोट से सीएम सत्ता में बैठे हैं और इनसे मिलने में इतना अहंकार क्यों है। जब तक सीएम बच्चों से मिल नहीं लेते अनशन जारी रहेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि आंदोलन से वो पीछे नहीं हट सकते हैं। प्रशासन के कहने पर आंदोलन वापस नहीं लूंगा। शर्त है और वो शर्त ये है कि बच्चे तय करेंगे कि उनको आंदोलन आगे करना है कि नहीं करना है। और वो तय करने के लिए मैंने शर्त रखी है कि बच्चों से मुख्यमंत्री सीधे मिले, ना उसमें प्रशांत किशोर रहे ना कोई दूसरा रहे। वो 5 बच्चों को चुन लें, ये 5 बच्चे जाएं मुख्यमंत्री से मिलें और फिर इनका भविष्य है, ये जो निर्णय लेंगे वो मुझे कम से कम स्वीकार होगा। तो इधर प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा हमला बोला। नीरज कुमार ने अनशन की लड़ाई राजनीति त्रिदेवा के प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है जो शराबबंदी के खिलाफ बोलते हैं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे अनशन कर राजनीतिक नाटक कर रहे हैं। अपनी अस्मिता की लड़ाई, ये राजनीति के त्रिदेवा हैं। युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर आमदा हैं, बेचैन हैं। स्वाभाविक रूप से माननीय तेजस्वी यादव, माननीय पप्पू यादव, माननीय प्रशांत किशोर जी में इस सवाल पर आपसी प्रतिस्पर्धा है और शिकार बना रहे बिहार के नौजवानों को, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं कि शराबबंदी खत्म करेंगे, शराब से प्राप्त आय से को शिक्षा पर खर्च करेंगे। वैसे लोग राष्ट्रपिता के चरणों में जाकर अनशन कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से राजनीतिक नाटक है। पटना से एक बड़ी खबर, बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन का ये मामला, गुरु रहमान पर भी देखिए केस दर्ज किया गया। पटना पुलिस ने केस दर्ज किया है गुरु रहमान पर। इन पर आरोप है छात्रों को भड़काने का। कई दूसरे कोचिंग संचालकों पर भी केस किया गया है। गैर जमानती धाराओं में
केस दर्ज किया गया है। गर्दनीबाग थाने में केस दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर, बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का ये मामला, और इस मामले में गुरु रहमान पर भी केस दर्ज किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, जो गुरु रहमान हैं उन पर भी अब केस दर्ज कर दिया गया है। पूरी जानकारी दीजिए, इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल गर्दनीबाग थाने में जो गर्दनीबाग थानाध्यक्ष हैं उनके बयान पर एफआईआर लॉन्च करवाया गया है, और इसमें 1000 अज्ञात लोगों के अलावा कई जो कोचिंग संचालक हैं उन पर एफआईआर दर्ज किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें गुरु रहमान पर भी केस दर्ज किया गया है। और हालांकि खान सर जो कोचिंग संचालक हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल थे, उन पर एफआईआर में कहीं नाम दिख नहीं रहा है, लेकिन बाकी के जैसे रोहित कुमार हैं, इसके अलावा कई और नाम हैं। शिक्षक मोहम्मद रहमान हैं, रमांशु क्लासेस के शिक्षक रमांशु कुमार हैं, उसके बाद जो परफेक्शन जीएम शिक्षक है चंदन प्रिया, उनका भी नाम है। कई कोचिंग संचालक और उन पर यह आरोप लगा है कि ये छात्रों को भड़का रहे थे आंदोलन के लिए, जिससे विधि व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुई और गैर जमानतीय जो वारंट है वो जारी किया गया है। यानी इन सभी को अब न्यायालय से इस पूरे मामले में बेल लेना होगा। तो निश्चित तौर पर जो कोचिंग संचालक है गुरु रहमान समेत इनकी मुश्किलें बढ़ी हैं, और 1000 जो अज्ञात छात्र हैं उन पर भी एफआईआर लॉन्च किया गया है। दूसरी तरफ जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। यूथ कांग्रेस ने अभी मशाल जुलूस निकाला हुआ है, और इस मशाल जुलूस को पटना पुलिस ने राजापुर पुल के पास रोक दिया है, और उनको आगाह किया जा रहा है कि इस मशाल जुलूस को यहीं रोककर वो वापस लौट जाएं, लेकिन वो हटने का नाम नहीं ले रहे, सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी तमाम तरह के सवालों के साथ गांधी मैदान में बैठे हुए हैं। पप्पू यादव ने भी आज दिन भर जो है आंदोलन रोको आंदोलन, चक्का जाम आंदोलन किया। कुल मिलाकर देखें तो जो परीक्षार्थी और अभ्यर्थी थे उनके सारे इश्यूज को अब ओपोजिशन ने हाईजैक कर लिया है, और ये सारा मुद्दा अब पॉलिटिकल इशू बन गया। बिल्कुल संजय, तो देख पा रहे हैं कि एक तरफ अभ्यर्थी जो है वो धरना प्रदर्शन उनका जारी है, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी अपनी कार्रवाई कर रहा है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। बिहार में फेज वाइज शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। 6 या फिर 7 जनवरी से ट्रांसफर शुरू होगा, और जनवरी में ही पूरी कर ली जाएगी ये पूरी प्रक्रिया। बिहार में टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग पर कई महीनों से चली आ रही बहस को शिक्षा विभाग ने खत्म करने की कोशिश की है। बिहार में फेज वाइज शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। 6 या 7 जनवरी से शुरू होगा ट्रांसफर, और जनवरी में ही प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। ट्रांसफर पोस्टिंग की ये प्रक्रिया 4 फेज में पूरी की जाएगी। पहले चरण में गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षक प्राथमिकता में होंगे। इसी चरण में इसके बाद दिव्यांग, ऑटिज्म ग्रस्त शिक्षक, विधवा और परित्यक्ता को भी इसी चरण में ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। दूसरे चरण में पति पत्नी के एक ही स्थान पर कार्य करने के आधार पर ट्रांसफर की प्रक्रिया लागू होगी। तीसरे चरण में महिला शिक्षकों के ऐच्छिक ट्रांसफर पर फोकस होगा। महिला शिक्षकों को दूरी के आधार पर ऐच्छिक ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी। तो चौथे फेज में पुरुष शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफर भी दूरी के आधार पर किया जाएगा। फर्स्ट फेज के ट्रांसफर के लिए 1 बाय 1 प्रक्रिया के तहत गहराई से विचार किया जाएगा। फेज वाइज आवेदन की फिर से गहन स्क्रूटनी की जाएगी, जिसके लिए 16 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। हालांकि इस प्रक्रिया में डेटा ऑपरेटरों को शामिल नहीं किया जाएगा। ट्रांसफर से जुड़ी सभी जानकारी सोमवार या मंगलवार को ई शिक्षा कोश पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जबकि टीचर आईडी से लॉगिन कर पाएंगे। एसएमएस और टेलीफोन के माध्यम से कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। विभाग की ओर से शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे समय पर अपने आवेदन और दस्तावेजों को दिखाएं, ताकि इस पूरे प्रोसेस में कोई दिक्कत न आए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सासाराम में बादल सिंह मर्डर मामले में आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में राक्षस राज चल रहा है। सुधाकर सिंह के बयान पर सियासत सुलग गई है। बिहार में राक्षस राज्य चल रहा है, दूसरा कोई तरीका नहीं। राक्षस राज, एकदम रावण राज इसको बोलते हैं। श्री सुधाकर सिंह जी, ये बिहार में राम राज।
डीएसपी की गोली से मारे गए युवक बादल सिंह के मुद्दे ने सियासी तूल पकड़ लिया है। पहले मंत्री नीरज कुमार बबलू ने आरोपी डीएसपी को सख्त सजा देने की मांग की, तो अब इसी मुद्दे पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। सुधाकर सिंह ने कहा, बिहार में राक्षस राज चल रहा है। पहले सत्ता संरक्षित अपराधी थे और अब सरकारी तंत्र लोगों को गोली मार रही है। दरअसल सुधाकर सिंह बादल सिंह हत्याकांड के बाद परिजनों से मिलने बक्सर के सिलारी गांव पहुंचे थे। बिहार में राक्षस राज्य चल रहा है, दूसरा कोई तरीका नहीं। राक्षस राज, एकदम रावण राज इसको बोलते हैं, जहां सत्ता संरक्षित अपराधी ही पहले गोली मारते थे, अब सत्ता के ही तंत्र लोगों को गोली मार रहे हैं। ये फर्क आया है। सुधाकर सिंह के बयान पर सियासत सुलग गई है। बीजेपी ने सुधाकर को जवाब देते हुए कहा, बिहार में राम राज चल रहा है, तो जेडीयू ने दावा किया है कि कानून तोड़ने वाले बचेंगे नहीं। कांग्रेस और आरजेडी ने सुधाकर सिंह के बयान का पुरजोर समर्थन किया है। श्री सुधाकर सिंह जी, ये बिहार में राम राज है, राक्षस राज को हटा करके राम राज स्थापित हुआ है और सासाराम में जो घटना घटी है उसकी जांच हो रही है और वो जांच में जो भी दोषी होंगे उनको फांसी का सजा होगा। आम जनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो सुरक्षा करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं दमन का शिकार बना रहे हैं, उनको गोली का शिकार बना रहे हैं। आम जन अब जाए कहां? बिहार में चारों ओर अराजकता का माहौल है। अब तो ये स्थिति हो गई है कि हर कोई जो है वो दबंगई अपना दिखाने में लगा हुआ है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे। पुलिस तो शराब तस्करी में लगी हुई है। पुलिस को तो कोई मतलब है नहीं बिहार में जनता के साथ कोई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बिहार में सुशासन का राज नहीं है। बिहार में जो है पुलिस और इंस्पेक्टर और अफसरों का राज चल रहा है। कोई भी कानून को तोड़ेगा, गलत करेगा, कितना भी रसूखदार हो, किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति क्यों ना हो, कानून के हाथ उसके गिरबान तक निश्चित रूप से जाएंगे। सासाराम के बादल सिंह हत्याकांड मामले में ट्रैफिक डीएसपी आदिल बेलाल को आरोपी बनाया गया है। इस हत्याकांड के बाद में उन्हें जिला बदर कर दिया गया है। हत्याकांड की जांच अब सीआईडी कर रही है। पिछले हफ्ते पुराने जीटी रोड पर युवक बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इस दौरान ट्रैफिक डीएसपी से झड़प हो गई थी। इसके बाद फायरिंग में बादल सिंह की मौत हो गई थी। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर को मिली जमीन पर वक्फ ने दावा ठोक दिया है। मुस्लिम पक्ष के दावे पर 28 जनवरी को बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी। देखिए रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में वक्फ बोर्ड का जिन्न निकलकर सामने आ गया है। बाबा गरीबनाथ मंदिर की जमीन पर सोगरा वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। जिला प्रशासन ने ये जमीन मंदिर को नवेद्यम प्रसाद वितरण के लिए मंदिर को दिया था, जिस पर मुस्लिम पक्ष अपना दावा कर रहा है। सोगरा वक्फ की तरफ से ये मामला बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल में उठाया गया। वक्फ ट्रिब्यूनल ने डीएम को पत्र भेजकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। उस जमीन को जो कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का जमीन है, तो वो अस्थायी रूप से जैसे श्रावणी मेला भीड़ भाड़ रहा था उस समय प्रयोग करने के लिए वो दिया गया था और उसमें फिर बाद में वक्फ बोर्ड के द्वारा वो शिकायत दर्ज की गई वहाँ पे कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो कैसे प्रयोग में लाया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी हिंदू भाई या मुस्लिम भाई हैं आपस में मिलकर इस विषय पर कितनी बार चर्चा हुई कि इसका कोई परमानेंट निष्पादन निकाला जाए, परंतु अभी तक नहीं निकला है। मामला कोर्ट में भी लंबित है और इस पर जो है दोनों पक्ष अपनी तरफ से लगे हुए हैं कि न्यायपूर्ण फैसला हो और जो फैसला हो सबको स्वीकार हो। दरअसल नगर निगम की तरफ से 270 वर्ग फीट की जमीन गरीबनाथ प्रबंधन को उपयोग के लिए दी गई थी। जमीन की मिल्कियत मुजफ्फरपुर नगर निगम की है। सोगरा वक्फ बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई। आपत्ति पर 13 दिसंबर को सुनवाई की गई। मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। मामले में मुशहरी अंचलाधिकारी को जवाब तैयार करने का निर्देश दिया गया है। हमारे पीछे जो आप जमीन देखेंगे ये वही जमीन है, 270 स्क्वायर फीट जो जमीन है जिसे नगर निगम द्वारा 2022 में तत्कालीन नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे द्वारा मंदिर प्रबंधन को दिया गया था। मंदिर की जमीन पर वक्फ के दावे का
ये जमीन विवाद पुराना है। सोगरा वक्फ का दावा है कि उनके पूर्वज यहाँ पर 200 साल से ज्यादा समय से रहते आए हैं। वहीं फिलहाल इस जमीन पर नगर निगम का कब्जा है। अब 28 जनवरी को होने वाले सुनवाई में ही सब कुछ साफ हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।